Hello everyone, welcome back to Prayog IAS. As we have discussed earlier, that based upon your reaction and your interaction of our discussion on GS1 means PYQ for history for the year 2013, उसके basis पे हम further papers और further dimensions को explore कर रहे हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम GS3 के इकोनॉमिक डेवलपमेंट 2013 में 15 टाइप के क्वेश्चंस आए थे, और वो 15 टाइप के क्वेश्चंस को हमने किस तरीके से सिलेबस से कोरिलेट किया था, एंड देन उसके बेसिस पे हमने हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजाइज की थी कि हम किस तरीके से हर एक क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो उसके बेसिस पे हम आज लेके आए हैं द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2013 इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ GS3 का, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द इंक्लूसिव ग्रोथ एंड द कंपनीज बिल 2013। नाउ व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस, बिकॉज जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ और कंपनीज बिल को हमने हमारे सिलेबस में इंक्लूसिव ग्रोथ करके मेंशन किया गया है, दैट इज द पॉलिसीज फॉर डेवलपमेंट में, एंड देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेंशन है, दैट इज अ रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे सिलेबस में मेंशन की गई है और उसके बेसिस पे हम हर एक क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करेंगे। नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द क्वेश्चन, कि इसके दो पर्टिकुलर रीजन है। पहला रीजन ये है कि आप अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लोगे। कैसे? जब आप एक क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करोगे तो आप वो क्वेश्चन की थीम समझ पाओगे। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन में कीवर्ड्स कौन कौन सा है, एक तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंक्लूसिव ग्रोथ है और कंपनीज बिल है। तो इसके बेसिस पे जब मैं थीम समझ जाऊंगा तो वो थीम को मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा इन माय इंट्रोडक्शन, और जब मैं वो थीम समझ गया, मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो मैं मेरे बॉडी में उसको अच्छे से सेग्रीगेट कर पाऊंगा कि मेरे को बॉडी में क्या क्या टाइप की हेडिंग्स लिखनी है। तो जब मैं हेडिंग्स लिख लूंगा तो मेरे को समझ आ जाएगा कि मेरे को उसके अंदर का कंटेंट क्या लिखना चाहिए। सो इट्स ऑल स्टार्टेड विद द ब्रेकडाउन ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हम यही चीज, ये दोनों ही चीज हम इनकॉर्पोरेट करके देखते हैं हमारे ये क्वेश्चन में, जहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दैट विल हेल्प अस टू ब्रेक डाउन द पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखा गया है दैट विद द कंसिडरेशन टुवर्ड द स्ट्रैटेजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, द न्यू कंपनीज बिल 2013 हैज इनडायरेक्टली मेड CSR a mandatory obligation. So that is the first part of a question, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया गया है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो कंपनीज बिल आया है 2013 में, उसके अंदर एक मैंडेटरी प्रोविजन डाला गया है, दैट इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर से ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कराएंगे, जिससे हमारे सोसाइटी में इंक्लूसिव ग्रोथ इंक्रीज हो पाएगा। राइट, सो दैट मीन इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि आप हर एक सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी को इंक्लूड कर पाओगे। सो दैट इज द स्टेटमेंट। अब आपको स्टेटमेंट ये समझ आ गया है, राइट, कि दैट मीन्स कि कंपनीज बिल में CSR का ऑब्लिगेशन है, जिससे हम इंक्लूसिव ग्रोथ लेके आना है। राइट, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्कस, कि आपको डिस्कस करना है कि CSR के ऑब्लिगेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या टाइप के चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। राइट, सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में बोला है कि ऑल्सो डिस्कस द अदर प्रोविजंस इन द बिल एंड देयर इम्प्लीकेशंस, और ये 200 वर्ड्स का क्वेश्चन पूछा गया है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें तीन चीजें बताई गई है। पहली चीज क्या बताई गई है कि CSR और इंक्लूसिव ग्रोथ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंपनीज बिल 2013 का यूज किया गया है। सेकंड चीज बताया गया है कि ये CSR को इम्प्लीमेंट करने के लिए कई सारे चैलेंजेस फेस हो रहे हैं हमें। एंड जो थर्ड चीज बताई गई है, कि जो पूछी गई है हमारे से, कि जो ये कंपनीज बिल है 2013 में, उसके अंदर CSR के अलावा और क्या टाइप के प्रोविजंस है, उसका एक ब्रीफ बता दीजिए, और वो प्रोविजंस का क्या इम्पैक्ट होगा, दैट मीन्स कि क्या इम्प्लीकेशंस होगा, वो बता दीजिए। सो दैट मीन्स ये तीन चीजें बताई गई है। तो जब मैं क्वेश्चन का ब्रेक डाउन करूंगा तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि हाँ ठीक है, क्वेश्चन में मेन थीम जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ, क्योंकि ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई क्यों गया है, ताकि हमें इंक्लूसिव ग्रोथ लेके आना है। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब यही हो जाता है कि जो सभी सेक्शंस है हमारे सोसाइटी के, उन सब का ग्रोथ लेके आना है। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्शन का ग्रोथ हो रहा है या फिर कोई एक ही पर्टिकुलर स्टेट में ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे पूरे इंडिया एज अ होल का ग्रोथ होगा। राइट, तो ये चीज बताई गई है। देन
इसको अगर मैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कनेक्ट करता हूँ, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बताया जाता है कि जैसे कंपनीज बिल में बताया गया है कि जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स है वो सोसाइटी को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं और उसके बेसिस पे वो अपना प्रॉफिट कमाते हैं, एंड देन वो स्लोली एंड ग्रेजुअली एक मल्टीनेशनल कंपनी बन जाते हैं। तो कहते हैं कि इन्होंने जो प्रॉफिट कमा के मल्टीनेशनल कंपनी बनाई और अपना जो एक्सपांशन कर रहे हैं, तो इन्होंने किसको अपना प्रोडक्ट बेचा? ये अपने सोसाइटी को प्रोडक्ट बेचा। सो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब इन्होंने सोसाइटी से इतना पैसा कमाया है, सो नाउ इज देयर ड्यूटी कि वो सोसाइटी को पे बैक करें एज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पे बैक में कैसे कर सकते हैं? कि वो ये कर सकते हैं कि हम एक एजुकेशन फैसिलिटी सेटअप कर रहे हैं रूरल एरिया में जहाँ पे नहीं है, या फिर हम कह रहे हैं कि हमें हेल्थ केयर फैसिलिटी सेटअप करनी है, देन या फिर कह सकते हैं कि हम पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एनवायरनमेंट में भी इन्वेस्ट करेंगे। सो दैट इज द कॉर्पोरेट सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पे बैक है, राइट। तो इससे क्या हो गया कि जब हम एक क्वेश्चन रीड करते हैं तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि ये कीवर्ड्स है तीन, और ये तीन कीवर्ड्स का ये मतलब होता है। तो जब अब वापस हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि एक कंसिडरेशन हुआ है कि कंपनीज बिल 2013 के अंदर सीएसआर को मैंडेट किया गया है ताकि हम इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव कर पाए। तो इसके बारे में मेरे को एक ब्रीफ चीज मेंशन करनी पड़ेगी मेरे आंसर में। तो उसके लिए मैं पहले इंट्रोडक्शन अगर समझाता हूँ, तो इंट्रोडक्शन में जैसे हमने क्या कहा था कि हमें थीम को एड्रेस करना है, तो थीम में क्या आ जाएगा? सबसे पहले इंक्लूसिव ग्रोथ आ जाएगा कि ये एक सेंट्रल है टुवर्ड्स द इंडियाज डेवलपमेंट, कि इंडिया डेवलपमेंट में हमें जो ग्रोथ लानी है वो इंक्लूसिव वे में लानी है, और उसके लिए जो कंपनीज बिल है 2013 उसने मैंडेट किया है सीएसआर का ऑब्जेक्टिव, ताकि हम इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव कर सके। लेकिन सीएसआर के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास अभी भी कई सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे सबसे पहला चैलेंज क्या आ जा रहा है कि रीजनल डिस्पैरिटी आ रही है, कि जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो कॉर्पोरेट फंड कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, वो उन एरिया में ज्यादा कर रहा है जहां पे उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, यानी कि ज्यादा उसको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। अब इनका कहने का मतलब ये है कि जब गुजरात महाराष्ट्र ऑलरेडी डेवलप नेशंस है, तो वहां पे और इन्वेस्ट करने का क्या मतलब? इससे अच्छा आप नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्ट करो जहां पे डेवलपमेंट इतना नहीं है। सो दैट इज द फर्स्ट चैलेंज। इसके अलावा और चैलेंज आ जाता है कि एक वीक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है। दैट मीन्स कि कौन सा फंड कहाँ जा रहा है, ठीक है, और उसका क्या आउटकम आ रहा है, इसके पीछे कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये एक वीक अकाउंटेबिलिटी है जिससे इसका एक इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंटेशन होना वो नहीं हो पा रहा है, और उसके चलते हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ का जो ऑब्जेक्टिव है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो अंडर सर्व्ड एरिया है वहां पे हम सर्व नहीं कर पा रहे। राइट, सो दैट इज द इंट्रोडक्शन। अब वापस अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन में हमने इंट्रोडक्शन में हमने ये पूरा चीज समझा दिया कि जैसे हमने क्वेश्चन में कहाँ तक समझाया, ये कंसिडरेशन से लेके चैलेंजेस तक, कि भाई ये एक इंक्लूसिव ग्रोथ लाने के लिए ये कंसिडरेशन किया गया है सीएसआर का, बट उसको सीएसआर को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये चैलेंजेस है। तो मतलब मैंने पूरा थीम कवर कर लिया मेरे क्वेश्चन में। ओके, अब मैं बॉडी पार्ट पे आता हूं, तो बॉडी पार्ट में मैं वापस ब्रेक डाउन करूंगा। अब मैं तीन में ब्रेक डाउन करूंगा। पहले में ब्रेक डाउन में क्या करूंगा कि मैं जो स्टेटमेंट बताया गया है कि विद द कंसिडरेशन से एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन निकला है सीएसआर का, इसको मैं फोकस करूंगा। तो जैसे अगर मैं आ रहा हूं तो मैं ये बताऊंगा कि सीएसआर का मैंडेट आया गया है जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ का रोल इंक्रीज किया जाएगा, राइट। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो कंपनीज एक्ट है उसका सेक्शन 135 में ये मैंडेट किया गया है कि कोई भी कंपनी हो जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ हो, टर्नओवर 1000 करोड़ हो, या फिर उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ तक का हो, तो उसको जो उसका एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका 2%, दैट मीन्स कि एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% उसको सीएसआर एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करना है। तो सीएसआर एक्टिविटीज क्या हो जाएगी? फॉर एग्जांपल एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी होगी, जिससे मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो अंडर सर्व्ड एरिया है वहां पे सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ लाना है ताकि हम इंक्लूसिव ग्रोथ का पार्ट बन सके, राइट। सो दैट मीन्स कि ये मैंने फर्स्ट चीज एड्रेस करी, फर्स्ट पार्ट एड्रेस किया है ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब जो सेकंड पार्ट क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास चैलेंजेस क्या फेस हो रहे हैं, राइट। तो अब हमें चैलेंजेस पे फोकस करना है। सो दिस इज द मेन पार्ट
जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको चैलेंजेस बताने हैं। तो अगर मैं चैलेंजेस पे आता हूँ, तो दे आर वेरियस काइंड ऑफ चैलेंजेस जैसे हमने देखा, जिसके अंदर सबसे फॉरमोस्ट चैलेंज क्या हो जा रहा है कि ज्योग्राफिकल डिस्पैरिटीज हो जा रही है। जैसे हमने क्या देखा कि जो डेवलप स्टेट्स है वहां पे सबसे ज्यादा फंड का शेयर मिला जा रहा है, दैट मीन्स लायन शेयर जो डेवलप स्टेट्स है उनको मिल रहा है, वेर सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, जो अंडर डेवलप रीजन है या जो रूरल एरियाज है वहां पे फंड डाइवर्ट करने की ज्यादा जरूरत है, पर वो निग्लेक्टेड रह रहे हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल आया था कि अराउंड 55% ऑफ द सीएसआर फंड्स इन 2020 वो स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात में स्पेंड हो रहे हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट्स है। वेरे जो नॉर्थ ईस्ट है, जो अंडर डेवलप्ड है, वहां पे सिर्फ 5% ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज का फंड इन्वेस्ट किया जा रहा है। सो दैट मीन्स कि इससे क्या बढ़ जा रहा है, हमारा जोग्राफिकल डिस्पैरिटी बढ़ जा रहा है। अब जो सेकंड मैं चैलेंज देख रहा हूँ इसके अंदर, जैसे हमने ये देखा कि 2019 की एक सीएजी रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने ये बताया गया कि कई सारी जो कंपनीज है वो जो सीएसआर एक्टिविटीज है वो सिर्फ ऑन पेपर ही आ रहा है, राइट, दैट मीन्स कि उसका कोई टेंजिबल रिजल्ट नहीं है ग्राउंड पे। तो ये क्या दर्शा रहा है कि हमारे पास कोई रोबस्ट मैकेनिज्म नहीं है कि हम इसको ट्रैक कर सके और जो सीएसआर की स्पेंडिंग है उसका एक इवैल्यूएशन ला सके कि भाई ये कहाँ स्पेंड हो रहा है और वो स्पेंडिंग का क्या आउटकम आ रहा है। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हम सीएसआर के इम्प्लीमेंटेशन पे मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जा रहा है, राइट। अब जो थर्ड चैलेंज की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, दैट मीन्स दी अवेयरनेस एंड एक्सपर्टीज नहीं है। दैट मीन्स कि कई सारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्या हो रही है कि वो क्या तरीके से सीएसआर एक्टिविटीज के लिए एलिजिबल होगी वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जब वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे तो दैट मीन्स कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ ही नहीं ला पा रहे हैं, जिसके चलते कंपनीज बिल में ये चीज मेंशन किया गया है। ओके, तो मैं ये चीज क्या कह सकता हूँ कि इसका एक एग्जांपल आया था कि 2022 में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उन्होंने सर्वे किया था जिससे पता चला कि जो 40% ऑफ इंडिया का जो स्मॉलर फर्म्स है उनको सीएसआर की गाइडलाइंस की अवेयरनेस ही नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं उनको स्ट्रैटेजी ही नहीं पता कि हम सीएसआर में किस तरीके से खुद को एनरोल करें, और एनरोल कर भी ले तो हम उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, राइट। सो दिस वाज द थर्ड चैलेंज। वैसे फोर्थ चैलेंज ये हो जा रहा है कि कई सारी फार्म जो फर्म्स है वो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज फेस कर रही है। अब जैसे हमने देखा कि कई सारे इंस्टेंसेस हुए, फॉर एग्जांपल कोविड-19 हो गया, पैंडेमिक आ गया, इसके अलावा कई सारे एक्सटर्नल शॉक्स आ गए, लाइक रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो गया, इसराइल ईरान क्राइसिस हो गया, इसराइल गाजा क्राइसिस हो गया। सो दैट मीन्स कि ये सबसे क्या होता है कि एक सप्लाई चेन मैकेनिज्म हैम्पर हो जाती है। तो जब सप्लाई चेन मैकेनिज्म हैम्पर हो जाती है तो वहां पे जो ट्रेड है वो तुरंत ही स्टॉप हो जाता है, वो रुक जाता है। तो जब ट्रेड रुक जाता है तो वो फिर दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन मैकेनिज्म देखता है, तो जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो जब एक कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, ये उसका ऑपरेशनल एक्सपेंस हो गया। तो जो ऑपरेशनल एक्सपेंस ज्यादा हो जा रहा है तो वो सीएसआर ऑब्लिगेशंस नहीं कर पाएगा। तो यही चीज एग्जाम्पल में बताई गई है कि कोविड-19 में कई सारे कंपनीज को फाइनेंशियल स्ट्रेस था जिसके वजह से सीएसआर स्पेंडिंग काफी ज्यादा रिड्यूस कर दी गई थी। ओके, देन अनदर चैलेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट यानी कि मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर एरिया है या एक पर्टिकुलर रूरल एरिया है। अब रूरल एरिया में वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, एज अ कंपनीज फोकस क्या कर रही है सीएसआर में कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, जबकि वहां पे रिक्वायरमेंट किसकी ज्यादा है, हेल्थ केयर और एजुकेशन की। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जब तक आप वहां पे लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व नहीं करोगे तब तक आप उनकी नीड ही समझ नहीं पाओगे। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो अंडर सर्व्ड एरिया वहां पे सर्व किया जाए, जहां पे हेल्थ केयर नहीं है वहां पे हेल्थ केयर लाओ, जहां पे एजुकेशन नहीं है वहां एजुकेशन लाओ, जहां पे रोड नहीं है वहां पे रोड लाओ। सो दैट मीन्स कि जहां पे जैसे रिक्वायरमेंट है वो लाओ। तो ये कौन बताएगा, ये लोकल कम्युनिटीज ही बता पाएगी। तो सीएसआर के इम्प्लीमेंटेशन में ये चीज ऑब्जर्व की गई है कि यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, उसके चलते यहाँ पे मिसमैच हो रहा है बिटवीन द इनिशिएटिव्स एंड द एक्चुअल नीड्स पे। ओके, फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि वी आर फोकसिंग ऑन कंप्लायंस ओवर इम्पैक्ट। दैट मीन्स कि कई सारी कंपनीज सीएसआर को एज अ बॉक्स टिकिंग मेजर मानी जाती है कि एक बॉक्स टिक एक्सरसाइजेस है।
दैट मीन्स कि उनको सिर्फ एक लीगल ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल करना है, रादर देन जो जेन्युइन एफर्ट होना चाहिए कि आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि आपको सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आना है। तो इसकी ये चीज हाईलाइट हुआ था जब 2021 में एक स्टडी हुई थी क्रिसिल के द्वारा, जहां पे रिवील किया गया कि जो 30% ऑफ द कंपनीज है वो इन्वेस्ट कर रही है सीएसआर एक्टिविटीज में, जिनका कोई रिलेशन ही नहीं है उनके एक्सपर्टीज में या जो कम्युनिटी की नीड्स है। दैट मीन्स कि यहाँ पे दो चीज हो सकती है, एक तो वो हो गया कि भाई लैक ऑफ कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो गया, और सेकंड चीज हो गया कि एक कंपनी जो है उसका एक्सपर्टीज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर डेवलप करने में है, फॉर एग्जांपल आईएलएफएस एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में है, बट वो रादर फोकस कर रहे हैं कोई और टाइप की सर्विसेज बढ़ाने में, लेट्स से वो एजुकेशन बढ़ा रहे हैं, तो उनका एक्सपर्टीज जिसमें है उनको उस पर ज्यादा काम करना चाहिए। सो दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं कि वो करने के लिए ही ये काम कर रहे हैं, उनका कोई ऐसा जेन्युइन रीजन नहीं है कि उनको सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आना। तो इससे क्या हो रहा है कि वो कंप्लायंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन फोकसिंग द एक्चुअल इम्पैक्ट। फिर आ जाता है सेक्टोरल कंसंट्रेशन। दैट अदर टाइप का चैलेंजेस में हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि रिसेंटली जो भी स्टडीज हुई है वहां पे ये पता चला कि वो एजुकेशन और हेल्थ केयर पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वेरे जो क्रिटिकल एरियाज है लाइक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो गया या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया वो अंडर फंडेड है। दैट मीन्स कि 68% ऑफ सीएसआर फंडिंग जो 2022 में हुई थी वो मेजरली एजुकेशन और हेल्थ पे ही हुई थी, वेरेज जो एरियाज लाइक रिन्यूएबल एनर्जी हो गया या वाटर कंजर्वेशन हो गया उन पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। राइट, तो ये भी एक रीजन हो गया। देन इसके बाद जो चैलेंज आ गया आता है दैट इज द पॉलिसी एंड द कंप्लायंस गैप्स हो जा रही है, कि कई सारी एम्बिग्यूटी है, दैट मीन्स कि देयर इज अ नॉन क्लैरिटी, क्लैरिटी नहीं है कि सीएसआर की पॉलिसीज क्या है, और उसके चलते यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज नहीं है, और वहां पे कई सारे लूप होल्स आ रहे हैं, तो लोग वो लूप होल्स का फायदा उठा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल की कंपनी स्पेंड करती है ऑन पेरिफेरल एक्टिविटीज, लाइक दैट मीन्स कि उनके कंपनी को जो फायदा मिले वो उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वो क्या कर रहे हैं कि कोई भी इवेंट हो रहा है वहां पे स्पॉन्सरशिप कर दे रहे हैं, राइट, जिससे सीएसआर का ऑब्जेक्टिव तो अचीव नहीं हो रहा है लेकिन उनके कंपनी की मार्केटिंग हो जा रही है। राइट, फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि एक क्रिकेट लीग हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आईपीएल हो रहा है, तो वहां पे वो एक स्पॉन्सर कर दे रहे हैं, और वो इन्वेस्टमेंट का मनी वो अपने बुक्स में बता रहे हैं कि ये उन्होंने सीएसआर के लिए रखा गया है। राइट, सो दैट मीन्स कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपने खुद के लिए ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं रादर देन फोकसिंग ऑन द सोशल इम्पैक्ट हो गया। राइट, फिर आ जाता है कि लैक ऑफ स्किल्ड एंड सीएसआर प्रोफेशनल, कि हमारे पास सीएसआर के लिए एक स्पेसिफिक लोग नहीं है, क्योंकि सीएसआर में आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको एक स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए कि कौन से एरियाज के कौन से प्रोजेक्ट में आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, और वो प्रोजेक्ट में आपको कितना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की जरूरत है, और जो प्रोजेक्ट में आपने इन्वॉल्व किया इन्वेस्ट किया है, कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया है, तो उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, कि जब आप नेक्स्ट ईयर इन्वेस्ट करोगे तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका क्या असेसमेंट होगा, वो सारी चीजें पे फोकस करना चाहते हैं। क्योंकि कई सारी कंपनीज क्या हो रही है कि वो एनजीओज पे फोकस कर दे रही है, एनजीओज या थर्ड पार्टी को बोल रही है कि भाई हम आपको पैसा दे दे रहे हैं, आप ये हमारा सीएसआर में कर दीजिए, जबकि जो एनजीओज और जो थर्ड पार्टीज है उनके पास एक्सपर्टीज ही नहीं है, और ना ही उनकी खुद की कैपेसिटी है कि वो इतना लार्ज स्केल प्रोजेक्ट को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करवा सके। फिर आ जाता है क्राइसिस स्पेसिफिक प्रायोरिटाइजेशन, कि यहाँ पे कई सारे ग्लोबल क्राइसिस हो जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल पेंडेमिक हो जा रहा है, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स हो जा रहा है, जिससे जो सीएसआर की प्रायोरिटीज है वो शिफ्ट हो जा रही है। तो जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में जिसने इन्वेस्ट किया होगा, फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट किया है या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है, उसके अंदर काफी ज्यादा डिसरप्शन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो कोविड 19 के पेंडेमिक में हमने देखा कि एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है ऑफ सीएसआर फंड्स उसको रीडायरेक्ट किया जा रहा है टुवर्ड्स हेल्थ केयर और रिलीफ एफर्ट, जिससे कई सारे सेक्टर्स अंडर फंडेड रह रहे हैं। ओके, ये तो ऐसे हम करके हमने सारे चैलेंजेस देख लिए। अब अगर हम फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कि जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, जैसे फर्स्ट पार्ट क्या था, फर्स्ट पार्ट था कि हमने ये जो सीएसआर का मैंडेट है कंपनीज बिल में आया गया है। सेकेंड पार्ट में हमने सीएसआर के इम्प्लीमेंटेशन के क्या चैलेंजेस है वो था, और जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का कि जो बिल है ये बिल के क्या और टाइप के प्रोविजंस है और उनका इम्प्लीकेशंस क्या आता है। तो उसके अगर हम थोड़े की प्रोविजंस देखते हैं, तो जैसे सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि सीएसआर है,
दैट इज सेक्शन 135 है, जिसके अंदर बताया गया है कि 2% जो है उनका एवरेज नेट प्रॉफिट वो उनको निकालना है फॉर CSR एक्टिविटीज का। इसका इम्प्लीकेशन सिंपल है कि ये बिजनेसेस को इंकरेज कर रहा है कि वो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट भी करे। फॉर एग्जांपल जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो कई बार अपना इन्वेस्टमेंट करती है फॉर रूरल एजुकेशन के लिए और कई सारे हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स के लिए अंडर दी CSR ऑब्लिगेशन। फिर सेकंड आ जा रहा है सेक्शन 149 ऑफ द एक्ट, जिसके अंदर प्रोविजन है ऑफ द इनडायरेक्ट डायरेक्टर्स का, जिसके अंदर बताया गया है कि सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनीज मस्ट अपॉइंट एटलीस्ट 1/3 ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑन देयर बोर्ड्स। ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने का मेजर चीज क्या है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अच्छे से होगा, लोगों की और ज्यादा अकाउंटेबिलिटी रहेगी। जैसे हमने देखा है कि जो इन्फोसिस है, इन्फोसिस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है उनके बोर्ड पे, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वहां पे ट्रांसपेरेंसी और डिसीजन मेकिंग हो पाए। फिर थर्ड प्रोविजन हम कह सकते हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 2 और सब सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट, दैट इज द वन पर्सन कंपनी। कि ये इसके अंदर बताया गया है कि एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था वन पर्सन कंपनी, जिसके अंदर एक सिंगल इंडिविजुअल भी इनकॉर्पोरेट कर सकता है एज अ प्राइवेट कंपनी विद द लिमिटेड लायबिलिटी। इसका इम्पैक्ट वेरी सिंपल है कि ये एनकरेज कर रहा है इंटरप्रेन्योरशिप को, कि एक इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योरशिप हो सके, उसका एक लीगल स्ट्रक्चर भी होगा और वो एक सोल प्रोप्राइटर भी होगा। इसका एग्जांपल है कि कई सारी स्मॉल स्केल बिजनेसेस जो है इंडिया में, उन्होंने वन पर्सन कंपनी के लिए ऑप्ट किया है ताकि वो लिमिटेड लायबिलिटी के बेनिफिट इंजॉय कर सके। फिर फोर्थ प्रोविजन आ सकता है दैट इज द सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट, दैट इज द मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। कि इसके अंदर ये बताया गया है कि आपको ऑडिटर का रोटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वहां पे एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी। क्योंकि ऑडिटर्स का जो इसका इम्पैक्ट वही होता है कि जितने ज्यादा ऑडिटर का आप रोटेशन करोगे ना, उतना ज्यादा आपका अकाउंट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन बच जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये इसके अंदर प्रोविजन क्या बताया गया है कि अगर एक आप सिंगल ऑडिटर से करवाते, एक इंडिविजुअल ऑडिटर से करवाते हो, तो वो 5 साल तक आपकी कंपनी की ऑडिटिंग कर पाएगा। वेरएज अगर आप एक फर्म से करवाते हो जिसके अंदर कई सारे ऑडिटर्स हैं, तो वो 10 साल तक आपकी कंपनी इसकी ऑडिटिंग कर पाएगा, उसके बाद में आपको ऑडिटर चेंज करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि आपके ऑडिटर्स का आप रोटेशन करवा रहे हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि टाटा मोटर्स, वो अपने ऑडिटर्स का रोटेशन करवाता है टू मेंटेन द कंप्लायंस अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, राइट। तो ये कुछ की प्रोविजंस है इसके अंदर। तो अब जैसे हमने थर्ड पार्ट भी एड्रेस कर दिया है, तो अब अगर मैं आता हूं कंक्लूजन पे। अब कंक्लूजन यूजुअली दो तरीके से होता है, या तो जो हमने इंट्रोडक्शन लिखा है उसका कंटिन्यू होता है, या फिर आप पूरे आंसर का समराइज कर लेते हो। तो अगर हम, जैसे मैं यूजुअली यही करता हूं कि इंट्रोडक्शन को मैं कंटिन्यू करता हूं कंक्लूजन में। अब जैसे हमने इंट्रोडक्शन कहां पे एंड किया है कि एक पर्टिकुलर एक्ट आया था जिसके अंदर CSR का प्रोविजन बताया गया, जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करना है, लेकिन CSR को इम्प्लीमेंट करने के लिए कई सारे चैलेंजेस है। तो मैंने एंड किस पे किया, मैंने चैलेंजेस पे एंड किया। तो अब मेरे को कंक्लूजन पे मैं कैसे कंटिन्यू करूंगा कि वो चैलेंजेस का मैं वे फॉरवर्ड बताऊंगा कि टू ओवरकम दीज चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग CSR अंडर द कंपनीज एक्ट, हमें कई सारे टाइप की स्ट्रैटेजीज लेनी पड़ेगी। सो इससे क्या रहता है कि मेरे आंसर में कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, कि जो भी रीडर होगा या जो चेकर होगा वो ये समझेगा कि हाँ, वो आंसर में उसका मैंने इंटरेस्ट पकड़ के रखा है फॉर जब तक वो चेक कर रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि हमने देखा था कि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म काफी ज्यादा पुअर है यहाँ पे। तो हमें क्या जरूरत है कि एक रोबस्ट सिस्टम बनाने की जरूरत है जिससे हम ट्रैकिंग कर पाए कि भाई ये कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है और इन्वेस्ट होके उसका क्या आउटकम आ रहा है। तो इसमें हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स ला सकते हैं, दैट इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ला सकते हैं जहां पे मैं ट्रैक कर सकूँ, उसका यूटिलाइजेशन भी देख सकूँ और उसका इम्पैक्ट भी देख सकूँ। देन ये है कि हमें कुछ कंपनीज के लिए गाइडलाइंस लानी पड़ेगी कि वो अंडर सर्व रीजन्स पे ज्यादा फोकस करे रादर देन जो डेवलप स्टेट्स है। अभी गाइडलाइंस में हम उनको ये बता सकते हैं कि हाँ ठीक है, हम फर्दर टैक्स इंसेंटिव्स देंगे आपको, या फिर स्पेशल CSR गाइडलाइंस देंगे फॉर बैकवर्ड एरियाज लाइक द नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। ना ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप वे फॉरवर्ड देते हो तो उसके अंदर जो आपने चैलेंजेस बताए गए हैं ना, आप उनका वे फॉरवर्ड दीजिए। ओके। फिर आ जाता है कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसके अंदर मैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स लेके आ रहा हूँ फॉर मेजरली स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज के लिए, कि इनके लिए मैं CSR के ऑब्लिगेशंस में उनको समझाऊं, CSR की गाइडलाइंस उनको समझ आ जाए,
और ताकि वो अलाइन कर सके ये इनिशिएटिव्स को विद द लोकल नीड्स, क्योंकि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लोकल एरियाज पे ही रहते हैं। ओके, देन स्ट्रॉन्गर कोलैबोरेशन, दैट मीन्स कि मेरे को अगर पार्टनरशिप इंक्रीज करनी है बिटवीन दी कंपनीज के लिए, एनजीओ के लिए एंड लोकल गवर्नमेंट के लिए, तो उसको मेरे को सीएसआर एक्टिविटीज को और ज्यादा रेलेवेंट और इम्पैक्टफुल बना पाएगा। तो ये हो सकता है कि जब मैं कंपनीज का, एनजीओ का और लोकल गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करवाऊं। देन आ जा रहा है, वी हैव टू फोकस ऑन इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि एक रेगुलर इवैल्यूएशन होना चाहिए सीएसआर के प्रोजेक्ट्स का, कि वो मेजर कर सके कि इनका सोशो इकोनॉमिक आउटकम्स क्या है, और वो गाइड करेगा उसके फ्यूचर एफर्ट्स के लिए। राइट, तो इस तरीके से मैं वे फॉरवर्ड फ्रेम किया और मेरा यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया। सो द मोरल ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो इज यही है कि आप पहले क्वेश्चन की कीवर्ड्स पकड़ो। कीवर्ड्स पकड़ लोगे तो आप उसकी थीम समझ जाओगे, वो थीम को आप इंट्रोडक्शन में मेंशन करो, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको ये पता चल जाएगा कि आपको बॉडी पार्ट में क्या लिखना है, एंड जो बॉडी पार्ट या इंट्रोडक्शन में जहां पे चीजें एंड करी गई है उसको फिर आप कंटिन्यू करो इन दी कंक्लूजन सेक्टर। ओके, राइट। अब थोड़ा सा टू मेक दिस मोर इंटरेक्टिव, देयर इज अ पोल ऑफ द डे, that what do you think is the biggest challenge in CSR implementation, कि CSR implementation करने के लिए क्या सबसे बड़ा चैलेंज है? क्या वो अवेयरनेस है, क्या वो मॉनिटरिंग है, या वो रीजनल डिस्पैरिटी है? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड एक और चीज जो है, दैट डू यू थिंक कि जो CSR हैज सक्सीडेड इन एड्रेसिंग इंडियाज सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस? राइट, तो इसका आप अपना ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। राइट, कि आपको क्या लगता है कि जो सीएसआर है, मतलब जो भी हमने अभी तक समझा है उसके बेसिस पे क्या लगता है कि सीएसआर से हमारा सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस एड्रेस हुआ है? राइट, सो प्लीज शेयर योर ओपिनियन। राइट, सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। The coming video will be covering more such kind of questions. Till then, stay safe and study well. Thank you.